नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ सिविल समाज की अवधारणा। विद्यार्थियों, सिविल समाज यानी सिविल सोसाइटी, जिसे हम नागरिक समाज भी कहते हैं, इस अवधारणा को इस अध्याय में हम समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सिविल समाज क्या होता है, सिविल समाज की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास क्या है, सिविल समाज और सरकार दोनों समरूप नहीं है, सिविल समाज के विषय में हीगल क्या कहता है, मार्क्स और ग्रामशी, वामपंथी, नए वामपंथी, इनके क्या दृष्टिकोण है, कम्युनिस्ट व्यवस्था में राज्य सिविल समाज का क्या अंतर मिट चुका है, और सिविल समाज के विषय में उदार लोकतांत्रिक अवधारणा क्या है। इसके साथ ही सिविल समाज की अनिवार्य शर्तें क्या है, स्वतंत्रता और समानता को प्रोत्साहन देने में इसकी क्या भूमिका है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सिविल समाज, जिसे हम नागरिक समाज कहते हैं, एक लंबे समय तक पश्चिम के अनेक विद्वान यही मानते रहे हैं कि जिसे हम राज्य कहते हैं वही सिविल समाज है। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, परंतु वास्तव में राज्य और सिविल समाज में को एक जैसा समझना, समानार्थक समझना गलत होगा। सिविल समाज का क्या अर्थ है? सिविल यानी कि नागरिक समाज की विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं, कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। डेविड हेल्ड हैं, वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी का अर्थ है कि सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र जिसमें परिवार, आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक वाद विवाद शामिल होते हैं। ये सभी गतिविधियां निजी और ऐच्छिक संगठनों के दायरे में आती हैं और राज्य के सीधे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन्हें सिविल समाज कहा जाता है। दूसरे अर्थों में हम देखें, जब हम ये कहते हैं कि देश के सिविल संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए, तो उससे हमारा अभिप्राय ये होता है बच्चों की पारिवारिक जीवन, मजदूर संगठन, व्यावसायिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, शिक्षा, मजहब, धर्म और राजनीतिक दलों पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो डेविड हेल ने कहा है कि सिविल सोसाइटी के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आती हैं जो राज्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। मैकमिलन कहते हैं कि सिविल समाज के अंतर्गत सभी ऐच्छिक समुदाय, व्यावसायिक फर्में और कंपनियां शामिल होती हैं। सभी ऐच्छिक समुदाय, राजनीतिक दल, मजदूर संगठन, व्यावसायिक संगठन, ये सब एक स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए होते हैं, इसलिए इन्हें सिविल सोसाइटी के अंतर्गत रखा जाता है। अब सभी देशों में गैर सरकारी संगठन जो है, एनजीओज भी हैं, वो एक बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं और इन्हें सरकारी हस्तक्षेप से आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके बाद जेम्स मेनर हैं, वो कहते हैं कि हर देश में कुछ औपचारिक संस्थाएं होती हैं और कुछ अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं। औपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत सरकारी संरचनाएं आती हैं, जैसे संसद आ गया, जैसे कि पार्लियामेंट आ गया, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, नौकरशाही और अदालतें, ये सभी आ गए। अनौपचारिक संस्थाओं में आते हैं जो सिविल समाज के दायरे में आते हैं, जैसे परिवार है, अन्य ऐच्छिक संगठन है, कुछ सीमा तक स्वाधीन यानी राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने वाले संगठन है, वो सभी चीजें आती हैं, सभी संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। जेम्स मिलर ने ऐच्छिक समुदाय के कई उदाहरण दिए हैं, जिसे पॉलिटिकल पार्टीज, सहकारी संगठन, मजहबी संगठन, जाति संगठन और किसान संगठन और मजदूर संगठन कहा है। सांस्कृतिक संगठनों और लोकोपकारी जो समुदाय हैं, संगठन है, इनको भी सिविल समाज के दायरे में रखा है। ये सभी संगठन व समुदाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और इन्हें कभी कभी इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों का उग्र रूप भी ग्रहण करना पड़ता है। तो समझ में आया विद्यार्थियों कि सिविल संगठन या सिविल सोसाइटी किसे कहा जाता है? वे संगठन जो अनौपचारिक हैं, जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई इसके अंतर्गत, सहकारी संगठन, मजहबी संगठन आ गए, पारिवारिक संस्थाएं आ गई, मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन आ गए, शैक्षिक संगठन, ये सभी जो हैं, जाति संगठन, ये सभी सरकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। ये सभी जो हैं सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। सिविल सोसाइटी की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास की बात करें तो प्राचीन रोमन व यूनानी विचारकों ने राज्य और सिविल समाज के बीच कोई अंतर नहीं किया। रोमन समाजशास्त्री सिसरो ने राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया कि एक ऐसा समाज जिसके सभी सदस्य समान अधिकार और समान लाभों का मिलजुल कर उपभोग करें। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि राज्य के कारण ही यह संभव हो सका कि मनुष्य कुछ अधिकारों और लाभों का उपभोग करेगा। सिसरो जो है वो कहते हैं कि मनुष्य का समूचा जीवन जो है राज्य में समाविष्ट होता है और उसके जीवन का कोई भी हिस्सा राज्य के नियंत्रण से बाहर नहीं होता है। रोमन विचारधारा का जो यूनानी विचारक है प्लेटो और अरस्तु पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी भी यही मान्यता थी कि जहाँ राज्य नहीं होता वहाँ दासता और बर्बरता का शासन होता है। तो राज्य को इस प्रकार से परिभाषित करना कि एक ऐसा समाज जिसके सभी सदस्य समान अधिकार और समान लाभों से मिलजुल कर अपना उपभोग करते हैं, वो राज्य के अंतर्गत आते हैं।
अब बात आती है सिविल समाज और सरकार दोनों समरूप नहीं है। हम अगर 17 शताब्दी को देखें तो अंग्रेजी विद्वान है जॉन लॉक जो सिविल समाज और सरकार के बीच एक अंतर स्पष्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और हालांकि प्राकृतिक अवस्था पूर्णतया समानता की अवस्था थी, फिर भी उसमें कई असुविधाएं विद्यमान थी। इनसे बचने के लिए लोगों में एक सामाजिक समझौते के द्वारा सिविल समाज का निर्माण किया गया। बाद में उन्होंने सरकार की स्थापना की जिसका कार्य था कानून बनाना, उन्हें लागू करना और उन नागरिकों को न्याय प्रदान करना। ये देखिए, जैसे कि हमने पहले भी पिछले अध्यायों में भी आपको बताया कि जॉन लॉक जो है एक समझौतावादी उदारवादी विचारक हैं। उसने जब ये देखा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जब रह रहा है और जब प्राकृतिक अवस्था से जब वह पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की अवस्था में आता है तो बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और वह सिविल समाज का निर्माण करता है समझौते के माध्यम से। तो सिविल समाज का विवरण आप देखिए, व्यक्ति और व्यक्ति ने मिलकर के एक सिविल समाज बनाया, सरकार की स्थापना करी और सरकार में विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका है जो व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है, उसके लिए कानून, नियम और अनुशासन की व्यवस्था करती है। तो लॉक कहता है कि राज्य का बीज तो अवश्य ही सिविल समाज में निहित है, मतलब राज्य का जो बीजारोपण होता है वो सिविल समाज में ही होता है, पर वे दोनों समरूप नहीं है, समान रहे हैं। जॉन लॉक राज्य को असीम और निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं करता। लोगों ने राज्य की स्थापना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए की है। इसलिए यदि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है तो सिविल समाज क्रांति के जरिए उसे हटा सकता है, उसकी जगह दूसरी सरकार की स्थापना भी कर सकता है। इस प्रकार से सिविल सोसाइटी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर सकती है, क्रांति कर सकती है। सिविल समाज के विषय में हीगल क्या कहता है कि 19वीं सदी की जर्मन हीगल जो विचारक हैं वो सिविल समाज और राज्य के बीच अंतर उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि सिविल समाज में सभी व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा और इसी से उनकी प्रतिभा और शक्ति का विकास होगा, परंतु इस प्रतिस्पर्धा में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हीगल कहता है कि ऐसी प्रतिस्पर्धा में संघर्ष की स्थिति विद्यमान हो सकती है। संघर्ष को नियमित और सीमाबद्ध करने के लिए राज्य का ही प्रादुर्भाव हुआ है। राज्य ही नियम और अनुशासन के माध्यम से उस संघर्ष को सीमाबद्ध कर सकता है और राज्य सभी संस्थाओं में सबसे उच्चतर संस्था है, उसका नियामक भी है और इसी आधार पर व्यक्ति के विकास की 3 श्रेणियां बताई हैं। कुटुंब, जिसे परिवार यानी एकत्व और प्रेम की भावना उस चीज में होती है। दूसरा उसने बताया सिविल समाज जहाँ संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तीसरा उसने कहा राज्य जहाँ व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा का अवसर तो देता है परंतु उसके दुष्परिणामों से उसकी रक्षा करता है, मतलब असुरक्षा की भावना से उसे सुरक्षित करता है। इसके बाद हीगल के बाद बात आती है कार्ल मार्क्स और ग्रामशी की बात आती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि हीगल के दर्शन शास्त्र से प्रेरणा तो हम अवश्य ले सकते हैं, पर उसने हीगल के इस विचार को नहीं माना कि राज्य सभी संस्थाओं से उच्चतर है, वह हमारे परम श्रद्धा का पात्र है, ऐसा उसने नहीं माना। कार्ल मार्क्स ने इसका विरोध किया। कार्ल मार्क्स और एंगल्स समाज को 2 वर्गों में बटा हुआ मानता है और वर्तमान पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष उग्रतम होता जाता है और अंत में हिंसक क्रांति के द्वारा वो राज्य को धाराशायी कर सकता है और राज्य इस क्रांति के दमन में असमर्थ होता है और मतलब राज्य उस क्रांति को खत्म नहीं कर पाता और राज्य का स्वयं ही खत्म हो जाता है। परिणामतः पूंजीवाद का संपूर्ण ढांचा गिर जाता है और उसके स्थान पर एक नई समाजवादी व्यवस्था का उद्घाटन होता है। इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के जन्मदाता और 20वीं सदी के प्रमुख मार्क्सवादी विचारक हैं एंटोनी ग्रामशी, जिन्हें वामपंथी विचारक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि लोगों का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि आखिर पूंजीवादी देशों में श्रमिक वर्ग क्रांति के लिए उतावला क्यों नहीं दिखाई देता, मतलब पूंजीवादी देशों में श्रमिक जो है वो क्रांति के लिए उतावला क्यों नहीं दिखाई देता। इस बात को बताने के लिए उसने ये जरूरी समझा कि सिविल समाज और राज्य के अंतर को स्पष्ट किया और ग्रामशी ने कहा कि उदार लोकतंत्री देशों में राजनीतिक ढांचा सहमति पर ज्यादा आधारित है। राजनीतिक ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है सहमति पर आधारित है, बल प्रयोग पर आधारित नहीं है। सिविल समाज का संचालन करने वाले लोग यानी शिक्षा शास्त्री, मजहबी नेता, राजनीतिक विचारक, बुद्धिजीवी सदैव लोगों को शासक वर्ग के पक्ष में रखने का काम करते हैं, शासक वर्ग को अपने पक्ष में रखने का काम करते हैं और राज्य भी प्राय बल प्रयोग या दमन का सहारा नहीं लेता, वह आम राय यानी जनता की राय और सहमति के बल पर कार्य करता है। इसलिए जब तक सिविल समाज में बदलाव नहीं आए तब तक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग इसलिए वहां पे क्रांति नहीं करता क्योंकि वहां पे राज्य सबकी सहमति पर, आम राय पर ही कार्य करता है।
नई वामपंथी विचारकों का दृष्टिकोण है जिसमें हार्बर्ट मार्क्यूस का नाम लिया जाता है। नई वामपंथी यानी नव मार्क्सवादियों का नव मार्क्सवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ द न्यू लेफ्ट इन्हें कहा जाता है। उसने अपनी जर्मन की एक यहूदी परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और वे अमेरिका में बस गए और 1941 में वहीं के नागरिक बन गए। उसने सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि इन सरकारों को देखकर ऐसा लगता है कि कम्युनिज्म भी उतना ही अमानवीय है जितना कि पूंजीवाद अमानवीय है। शोषित वर्गों की मुक्ति के लिए ये जरूरी है कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के बजाय एक नई विकल्प की तलाश की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद के माध्यम से ही पूरा राज्य का संचालन हो और ऐसा नहीं है कि साम्यवाद के माध्यम से संचालन हो, दोनों का मिश्रण जरूरी है। पूंजीवाद जो कि उदारवाद को वरीयता देता है, साम्यवाद जो समाजवाद को वरीयता देता है, तो उदारवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण लेते हुए ही राज्य व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, व्यवस्थाओं का संचालन होना चाहिए। हर्बर्ट मार्क्यूस ने राज्य और सिविल समाज में अंतर बताते हुए कहा कि समाज के दो तरह के संगठन देखने को मिलते हैं, राजकीय अथवा सार्वजनिक संगठन और गैर सरकारी यानी कि निजी संगठन देखने को मिलते हैं और निजी संगठनों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। ये काफी हद तक सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं, इसलिए ये सभी सिविल समाज के दायरे के अंतर्गत आते हैं, ऐसे नव मार्क्सवादी हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं। इसके बाद बात आती है विद्यार्थी सर्वाधिकारवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था में राज्य और सिविल समाज का अंतर मिट गया है। कम्युनिस्ट व्यवस्था सबसे पहले रूस में कायम हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसके बाद बहुत से देश साम्यवादी खेमे कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो गए। कम्युनिस्ट देशों की बात करें तो हम रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि हैं जो तानाशाह की आलोचना को समाजवाद की आलोचना समझते हैं। सिविल समाज का दायरा सिमटते सिमटते देखो विद्यार्थियों लगभग शून्य हो गया और शिक्षा, समाचार पत्र, मजदूर संगठन और अन्य सभी संगठनों पर सरकार का नियंत्रण भी कायम हो गया। 1980 के दशक में साम्यवाद के खिलाफ नागरिकों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया का अंत में रूस में भी कम्युनिस्ट सरकार का तख्तापलट हो गया और इन देशों की सिविल समाज को एकजुट करने और नागरिक आंदोलनों को बढ़ावा देने में युवक, मजदूर, बुद्धिजीवियों, महिलाओं और चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कम्युनिस्ट व्यवस्था की समाप्ति के बाद रूस पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में सिविल समाज के पुनर्निर्माण पर बल दिया और अब लोगों को वे सभी अधिकार वापस लौटाने का क्रम चला जो उन्होंने खो दिए थे, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, धर्म स्वतंत्रता हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता जिसे कहा गया, निजी संपत्ति का अधिकार हो गया, संघ और संगठन बनाने का अधिकार हो गया। ये इन देशों के राजनीतिक जीवन में भी भारी बदलाव आया और कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार चला गया और चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार उतरने शुरू हो गए। इस आधार पर कम्युनिस्ट देशों में कम्युनिज्म जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया और वो सभी अधिकार जो नागरिकों के अधिकार है वो उन्हें सभी को प्राप्त होने लगे। अब बात आती है विद्यार्थियों सिविल समाज के विषय में उदार लोकतांत्रिक अवधारणा की। तो उदार लोकतंत्र के समर्थक तो हमेशा ही राज्य और सिविल समाज में अंतर बताते रहे हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी में जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और 20वीं शताब्दी में हॉबहाउस, जे शुम्पेटर अपने अपने ढंग से उदारवाद की व्याख्या करी उन्होंने और सिविल समाज को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी सहमति भी व्यक्त करी। हॉबहाउस हालांकि लोक कल्याणकारी राज्य की वृद्धि के बारे में बात करते हैं, राज्य की शक्तियों में विस्तार की वृद्धि के विरुद्ध वे नहीं थे और उसने व्यक्ति की स्वायत्तता को की अनदेखी भी नहीं की। जे शुम्पेटर हैं, उन्होंने फासिस्ट और कम्युनिस्ट व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और उनके अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि राजनेताओं को शासक बनने के लिए चुनावी प्रतियोगिता के परीक्षण से गुजरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से सिविल समाज की अनिवार्य शर्तों की बात करें तो स्वतंत्रता और न्याय को प्रोत्साहन देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिविल समाज के अंतर्गत सिविल संगठनों यानी कि हम बात करें कि परिवार है, सांस्कृतिक है, मजहबी संगठन है, जिन्हें कि हम धार्मिक संगठन कहते हैं, राजनीतिक पार्टीज हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आदि, जो सरकार का सीधा नियंत्रण उन पर नहीं होता है। वास्तव में यदि हम देखें तो ऐच्छिक समुदाय और संगठन लोकतंत्री व्यवस्था में ही पनप सकते हैं, फासिस्ट या कम्युनिस्ट व्यवस्था में नहीं। सिविल समाज के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं जो हम ये विभिन्न तत्वों में हम विभिन्न बिंदुओं में देख सकते हैं। राजनीतिक सत्ता के लिए खुलकर संघर्ष होता है, छिपाव दुराव से नहीं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे से खुलकर प्रतियोगिता वहां पे की जाती है। दूसरी बात नागरिक स्वतंत्रता है, सरकार द्वारा मान्य होती है, सरकार इनकी रक्षा करती है और इन स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, धर्म पालन की आजादी, स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने का अधिकार। इसके बाद जनसंपर्क माध्यम पर सरकार का एक अधिकार नहीं होता। समाचार पत्र है, टेलीविजन है, रेडियो है
और कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर रहकर सरकार की आलोचना करने की उनको आज़ादी दी जाती है। इसी प्रकार से ऐच्छिक समुदाय हैं, उनके संगठन के गठन की आज़ादी होती है, इन पर सरकार का मनमाना नियंत्रण नहीं होता। इसमें हम बात कर सकते हैं मालिक उत्पादक संघ, मजदूर संगठन, धार्मिक संगठन, सरकार के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर यूनियन और व्यावसायिक संगठनों का विशेष इम्पोर्टेंस रहता है, विशेष भूमिका रहती है। वास्तव में यदि ये समुदाय सरकार को सहयोग नहीं दें तो हड़ताल न दें अथवा हड़ताल कर दें तो सरकारी कामकाज जो है ठप हो जाएगा। गैर सरकारी संगठनों की बात करें, एनजीओ की बात करें तो धीरे धीरे वो काफी विशाल होते जा रहे हैं। भारत में रामकृष्ण मिशन, गांधी स्मारक निधि, वनवासी कल्याण आश्रम की देखरेख में चल रहे हैं। प्रकल्पों ने जनजातियों के जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। भारत में वन संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा के लिए उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में चिपको आंदोलन चलाया गया, मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस पर हमारा ध्यान दिलाया गया। बड़े बड़े बांध वन भूमि और कृषि भूमि के विनाश का कारण बन सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की ऐच्छिक समुदाय और नए सामाजिक आंदोलन न्यू सोशल मूवमेंट ने स्वतंत्रता और समानता की भावना को प्रोत्साहन दिया है। वे लोकतंत्र की सहभागी लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है उसका रूप देने में योगदान दिया है और भारत में 1970 के दशक में वास्तव में 1970 के दशक के बाद ये नए सामाजिक आंदोलन के सिविल समाज के क्षेत्र में जीवंत बने हुए हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का हम सार संक्षेप देखें तो सिविल समाज का सबसे पहले हमने अर्थ बताया। सिविल समाज के अंतर्गत सभी ऐच्छिक समुदाय, व्यावसायिक फर्में, कंपनियां शामिल की गई। परिवार और अन्य ऐच्छिक समुदाय कुछ सीमा तक स्वाधीन और राज्य के नियंत्रण से मुक्त हैं। इसी प्रकार से सिविल समाज की अवधारणा की हमने बात करी, ऐतिहासिक अवधारणा, जिसमें हमने प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान जॉन लॉक की बात, हीगल की बात, कार्ल मार्क्स और ग्रामशी की, नए वामपंथी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूस की हमने बात करी। सर्वाधिकारवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था में राज्य और सिविल समाज का अंतर मिट गया है, ये बात हमने करी। सिविल समाज के विषय में उदार लोकतांत्रिक धारणा की हमने बात करी। इसके बाद हमने बात करी सिविल समाज की अनिवार्य शर्तें क्या हैं, स्वतंत्रता और समानता को प्रोत्साहन देने में इसकी क्या भूमिका है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज होती हैं उनका खुलकर संघर्ष होता है, इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सरकार को मान्य होती हैं और जनसंपर्क के साधन है जो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि हैं, सरकार का एकाधिकार नहीं होता है। ऐच्छिक समुदाय जिसमें हम मजदूर संगठनों की बात करते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों की बात करते हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है इस पे मनमाना। और गैर सरकारी संगठनों की संख्या धीरे धीरे काफी विशाल हो गई है, जिसकी हम एनजीओ की बात करते हैं। और भारत में 1970 के दशक के बाद से जो नए सामाजिक आंदोलन हुए हैं वो सिविल समाज के क्षेत्र में जीवंत उदाहरण बने हुए हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों प्रश्नावली के अंतर्गत सिविल समाज का क्या अर्थ है और सिविल समाज की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त विवरण इसमें पूछा गया है। सिविल समाज के संबंध में बदलते हुए विचार पूछे गए हैं और आज के युग में स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देने में सिविल समाज की भूमिका का मूल्यांकन। तो ये पाठ जो है ये तीनों प्रश्न के अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट पाठ लेकर के, नेक्स्ट अध्याय लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।